नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश को पहले ईवी ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मिल गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अशोक लेलैंड जो कि 70 एकड़ में बना है सरोजनी नगर में, उसका उद्घाटन करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और सबसे बड़ी बात है कि 2,500 बसें यहां पर बनेंगी और ईवी बसें, ना सिर्फ ईवी बसें बनेंगी, ईवी लोडर्स भी बनेंगे यहां पर। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उत्तर प्रदेश उभरता हुआ नजर आ रहा है और लगातार यहां पर एक के बाद एक, चाहे हम बात करें हथियारों की या बात करें ईवी व्हीकल्स की, अब कहीं ना कहीं यहां पर एक बड़े पैमाने पर यह हब तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज उसकी जो कहीं ना कहीं जो शुरुआत है, जिसकी उद्घाटन करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, रक्षा मंत्री भी पहुंचे हुए हैं, और कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लांट जो ईवी प्लांट है लखनऊ में बनकर के तैयार हो गया है। अशोक लेलैंड का ये पूरा प्लांट है और 70 एकड़ में बना है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश ईवी हब के भी रूप में जाना जाएगा और यहाँ पर ईवी बस बनेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि 2,500 कहीं ना कहीं जो बसें होंगी या ई लोडर्स होंगे वो इस पर बनेंगे। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश में ईवी के लिए सबसे ये पहली फैक्ट्री है और बड़ी फैक्ट्री है, 70 एकड़ में ये बनी है, जिसका उद्घाटन अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। आपको बता दें कि अब एसआईआर के बाद जनगणना की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है और इसके लिए कहीं ना कहीं समिति भी बन गई है। सबसे बड़ी बात है कि इसका कार्यकाल जो होगा वो 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2027 तक का होगा। और इस जो जनगणना समिति 2027 है, उसके लिए जो अध्यक्ष होंगे उस समिति के, वो जिला अधिकारी होंगे और जो सदस्य होंगे वो मुख्य विकास अधिकारी होंगे। साथ ही साथ जिन जगहों पर, जिन जिलों में निगम होगा, वहां नगर निगम आयुक्त भी इसके सदस्य होंगे। तो कहीं ना कहीं इसकी जो प्राथमिक तैयारियां हैं, इसको पूरा करने के लिए पूरी जो समिति बना दी गई है और सभी इस पर अब धीमे धीमे काम करना शुरू करेंगे। और जो कि कार्यकाल भी आपको बताया कि इसका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है, जो कि 30 जून 2027 तक रहेगा। तो ऐसे में एसआईआर के बाद अब जनगणना पर पूरी तरीके से काम करने के लिए समितियों को भी जिम्मेदारी सौंप दी गई। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ इंद्रवीर जुड़ रहे हैं। इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली में सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे साथ में हमारे क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार नौहार भी हैं और हाल में एक ऐसी टप्पेबाजी हुई। लगातार टप्पेबाजियां देखी जाती है, लेकिन रायबरेली पुलिस उसमें हमेशा से संजीदा रही है और हर तरीके से ज्यादातर अगर बात करें तो सर्विलांस की मदद से हम इन टप्पेबाजों को पकड़ते हैं। और मीडिया भी हो, पुलिस भी हो, हम हर तरीके से लगे रहते हैं कि शहर में टप्पेबाजी, लेकिन ज्यादातर जो ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जैसे वो अगर बात करें तो जिला अस्पताल हो, महिला जिला अस्पताल हो, ऐसे तमाम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है ये टप्पेबाज अपनी करतूतों से बाज नहीं आते और उसके बाद लगातार ऐसे टप्पेबाजियों को अंजाम दे देते हैं कि एक बार सोचकर भी हम हैरान हो जाते हैं, क्या ऐसा भी पैतरा हम आजमा सकते हैं। ये अभी हाल में हमारे पास एक तस्वीर है, पहले मैं वो तस्वीर दिखाऊंगा, उसके बाद हमारे साथ क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार नौहार सर भी हैं और जल्दी हम इसको खत्म करना चाहेंगे। अगर प्लीज वो तस्वीर हो तो प्लीज एक बार देखें प्ले। जी अखंड, ये मामला जिला अस्पताल के बाहर का एक ई रिक्शा में बैठकर जा रही महिला के साथ में की गई टप्पेबाजी का था। और पूरा मामला जब रायबरेली पुलिस के संज्ञान में आया तो इसमें क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में टीम बनाई गई और उस टीम बनाने के साथ साथ जो ये इनकी धरपकड़ की गई। और ये पूरा मामला क्या था, हम सर से ही जानेंगे। सर, ये किस तरीके से गिरफ्तारी की गई और क्या था पूरा मामला, इस बार एक बार आप प्रकाश डालने की कोशिश करें प्लीज। हाँ, जो वादिनी थी उसके पति द्वारा तहरीर देकर बताया गया था कि 29 दिसंबर को उसकी पत्नी अस्पताल के पास दवाई लेने जा रही थी, तभी रिक्शे में बैठे दो व्यक्तियों ने, जिन्होंने बताया कि वो हरिद्वार के पास से आए हैं और उसको बातों में उलझा लिया कि उसकी सारी परेशानियां दूर कर देंगे और उसके कान के झुमके व मंगलसूत्र उतरवा लिया और महिला को बोला कि आप कुछ दूर चलिए, तो पीछे मुड़ के मत देखिएगा, कुछ चमत्कार होगा। हाँ, इसी क्रम में जब महिला को आगे गई और फिर उसको अंदाजा हुआ कि जब थोड़ा समय हो गया तो पीछे देखा तो वो दोनों लोग गायब थे। तो इस तरह की टप्पेबाजी की घटना हुई थी। उसके बाद हमारी टीम द्वारा क्या कहते हैं, कैमरे देखकर व जो वादिनी द्वारा चीजें बताई गई उसको गहनता से जांच कर इस घटना का खुलासा। जी अखंड।
अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं और जिस तरीके से पुलिस ने काम किया, सबसे बड़ी बात है कि कई मामलों में पुलिस इस तरीके के मामलों में थोड़ा हीला हवाली करती है, लेकिन रायबरेली पुलिस की लगातार जिस तरीके से हमने देखा है कि रायबरेली पुलिस काम करती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है, एक बड़ी उपलब्धि है रायबरेली पुलिस के लिए कि क्योंकि अगर आम जनता जाती है रायबरेली पुलिस के पास, तो वो किस तरीके से उनके साथ पेश आती है, ये भी रायबरेली पुलिस से सीखने वाली बात है कि छोटी सी छोटी घटना हो या फिर बड़ी से बड़ी घटना, उसमें कितनी संजीदगी के साथ रायबरेली पुलिस काम करती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर दिखा भी गया कि किस तरीके से जो पुलिस है इस पूरे मामले में संजीदगी दिखाते हुए उन आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम का भी गठन करती है और कहीं ना कहीं आरोपियों को गिरफ्तार भी करती है। तो ऐसे में मैं एक चीज आपको बता दूं, अहम बात ये रही इस टप्पेबाजी में कि ये साधु बनकर असलम कुरैशी और उनके एक जीजा, ये साधु बनकर के दोनों जो है अपने आप को हरिद्वार का साधु बताते थे और महिला को बताया कि आप अपने झुमके और ऐसे कुछ जेवरात अपने दे दीजिए और चंद कदम आगे चलिए और उसके बाद फिर जो है पीछे मुड़ के मत देखिएगा। और जब महिला जो है कुछ समय निकल जाने के बाद पीछे मुड़ के देखती है तो पता चलता है कि उसके साथ ये कांड हो जाता है और इस कांड को लेकर के कहीं ना कहीं सनसनी भी मची हुई थी। रायबरेली पुलिस जिस तरीके से संजीदा थी उसको लेकर के सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन ऐसी कई सारी टप्पेबाजी देखी गई और इसमें जो पुलिस ने खुलासा किया, बड़ा अच्छा खुलासा। और ऐसे गैर सामुदायिक व्यक्ति मैं देखिए बिल्कुल जोड़ूंगा और इसमें कहीं से हमें वो नहीं कि एक धर्म को बदनाम करना, एक कहीं ना कहीं ये भी साजिश भी हो सकती है। और इस तरीके से दोनों ये जीजा साले मिलकर के टप्पेबाजी करते थे और ये अपने आप को हरिद्वार का एक संत बताते थे। इनको पुलिस ने रंगे हाथ मंगलसूत्र और झुमका लेकर जब ये फरार हुए तो इनको बाद में ये फिर टप्पेबाजी करने आए थे, फिर शहर में वापस टप्पेबाजी, चूंकि काफी टाइम बीत गया, लगभग महीना 15 दिन बीत गया था, फिर वापस से टप्पेबाजी करने आए थे कि इनको लगा पुलिस इसमें सो गई होगी या फाइल बंद हो गई होगी। तो ऐसे तमाम सारी घटनाओं को जैसे अंजाम देते थे। तो इन सबसे अवेयर होने की जरूरत है लोगों की कि किसी के झांसे में ना आए और इस तरीके के लोगों से, फ्रॉड लोगों से ज्यादातर बचने की कोशिश है। जी इंद्रवीर, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, एक तो पहचान छुपा करके, नाम छुपा करके, दूसरे धर्म का होकर के, साधु का वेश धारण करके इस तरीके की जो ये टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दे रहे हैं ये लोग, ये अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन जिस तरीके से रायबरेली पुलिस, बिल्कुल तारीफ करनी होगी क्योंकि जिस तरीके का काम किया गया है उनके द्वारा, वो अपने आप में सराहनीय है। क्योंकि देखिए, ये कोई एक अकेली घटना रायबरेली से नहीं है, हरदोई से आई, लखनऊ से आई, तमाम अन्य जिलों से भी आई है और किस तरीके से इस तरीके की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन गंभीर बात है जो इंद्रवीर बता रहे हैं कि दूसरे धर्म के लोग साधु का वेश धारण करके इस तरीके की टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, अपने आप में कहीं ना सिर्फ साधु संत के भेष का जो जिस तरीके से सम्मान नहीं किया जा रहा है, इनको बदनाम करने की साजिश करी जा रही है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है इंद्रवीर, इस तरीके का कोई संगठित गिरोह है जो लगातार इस तरीके के कारगुजारियों को कर करके निकल जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रायबरेली पुलिस इन लोगों तक तो पहुंची है? क्या इस संगठित गिरोह, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि दो ही लोग इस पूरे गिरोह में शामिल होंगे, इस टप्पेबाजी में शामिल होंगे, और भी लोग शामिल होंगे। क्या पुलिस ने कुछ इनके नेटवर्क को संभालने का प्रयास किया है या कोई उनकी जड़ तक पहुंच पाई है? देखिए, इस पे अभी एक ये मामला और इससे पहले हमने दिखाया था साधु बनकर बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ हाईवे पर भी ऐसे ही गैर धर्म के लोग साधु बनकर जो है ऐसे, और शहर में एचडीएफसी बैंक के सामने पकड़ा गया, वो भी IBC 24 ने ब्रेक करी थी खबर। तो ऐसे तमाम सारे गिरोहों के जब संज्ञान में आता है तो रायबरेली पुलिस का इसमें पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा से हमारी आज सुबह ही बात हुई तो उन्होंने बताया ऐसे लोगों के खिलाफ विशेष जांच की जाती है और वो विशेष जांच में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन गिरोह चूंकि यहाँ का गिरोह नहीं हो सकता, वो गिरोह हो सकता है आउट ऑफ राज्य हो या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रहा हो, ऐसे तमाम सारे पहलू पे काम करते तो इनके गिरोह के पीछे भी लगा जाता है और लगी भी है टीम। तो कहना है उनका कि पुलिस की तरफ से ये बयान आया है कि हम इन पे लगे हैं, अगर इनके और भी जो गिरोह है, क्या और भी कुछ लोग संलिप्त है, इनके मुखिया कौन है, इनकी भी जांच की जा रही है। अगर सामने कुछ आएगा तो वो भी मीडिया के सामने रखा जाएगा। जी हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, जो भी इस पूरे केस में प्रोग्रेस होगी, जो अपडेट होगी, हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। लेकिन इतना जरूर है कि रायबरेली पुलिस से लोगों को सीख लेनी चाहिए, अन्य जिलों की पुलिस को, क्योंकि टप्पेबाजी की घटना को किस तरीके से टाल जाते हैं जो पुलिस अधिकारी है, पुलिस कर्मी है। लेकिन यहाँ पर इस टप्पेबाजी की घटना को न सिर्फ खुलासा किया है बल्कि एक तरीके से उस खुलासे में भी एक बड़ा खुलासा ये है कि किस तरीके से धर्म
दूसरे धर्म के लोग साधु का वेश धारण करके इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अपने आप में बड़ा मामला है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि लोग भीख मांगने जाते हैं, साधु का वेश धारण करके जाते हैं, और कई जगहों पर इस तरीके के वीडियोज आते हैं, जब लोगों को इनके ऊपर शक होता है, इनके ऊपर शंका होती है, तो उनका आधार कार्ड मांगते हैं, तो ये लोग बोलते हैं कि उनके साथ उनको अपमानित करने का काम किया जा रहा है, उनको बदनाम करने का काम किया जा रहा है। लेकिन अपने आप में एक गंभीर समस्या है, बड़ी समस्या है, बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस तरीके से न सिर्फ साधु का वेश धारण करके बल्कि दूसरे धर्म के लोग इस तरीके की टप्पेबाजी को अंजाम दे रहे हैं, और अपने आप में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इंद्रवीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, लेकिन इतना जरूर है, इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अगर कोई इसमें कोई बड़ा अपडेट आता है तो हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अवनीश हमारे साथ बने हुए कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आपकी? देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि जाजमऊ थाना क्षेत्र में एक इलाका पड़ता है आर्य नगर करके, वहां पर जो है एक जेई का, रिटायर्ड जेई का जो है 100 मिला है, और 100 जो है आपको बता दें लगभग इस हालत में मिला है जिसको पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें लगभग 15 दिन पुराना वो शव है, और 15 दिन होने के बाद जब है उसकी बहन, जो मृतक है उसकी बहन जब घर में जाती है, तब पता चलता है कि घर के बाहर जो है बदबू आ रही है। उसको ताला तोड़वाया जाता है, पुलिस जब अंदर जाती है तो पता चलता है कि जेई विजय कुमार, जो कि लगभग 62 साल के उम्र के थे, सिंचाई विभाग में जेई थे, और 2022 में जो है वो रिटायर हो गए थे। लेकिन फिलहाल जो है अपनी पत्नी से वो अलग रहते थे, और अकेले ही जो है कहीं ना कहीं जो है जाजमऊ थाने क्षेत्र में एक इलाका पड़ता है जहां पर रह रहे थे। लगभग 15 दिनों से जो है उनका फोन भी बंद आ रहा था। जो उनके भाई हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि 15 दिन पहले उनकी बात हुई थी, उसके बाद जो है एक दिन जब नववर्ष आया था उस दिन उन्होंने फोन जरूर किया था, लेकिन फोन स्विच ऑफ आया, तो उन्होंने सोचा कि क्योंकि वो अलग रहते थे, किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे, तो कहीं ना कहीं जो है किसी को शंका भी नहीं हुई। जब उसकी बहन जो है, जब फोन लगातार 15 दिन से जब नहीं आया तो या बात नहीं हुई, तो जब वो देखने गई तो पता चला कि जो है उनका जो शव है पूरी तरीके से गल चुका है। जो शरीर है उसमें सिर्फ हड्डियां मिली हैं, और फिलहाल फॉरेंसिक ने वहां से जो है जितने भी साक्ष्य हैं वो जुटाए, और इस पहलू पे जांच कर रही है कि क्या वो खुद से उन्होंने आत्महत्या किया, किसी ठंड के कारण या किसी बीमारी के कारण उनकी मौत हुई, या कोई हत्या जो है कहीं ना कहीं उसकी की गई है। तो फिलहाल अभी जो 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब क्या अवनीश, क्या किसी तरीके का आरोप परिवार वालों की तरफ से किसी के ऊपर, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं रिटायर्ड इंजीनियर है, क्या किसी तरीके की कोई दुश्मनी की बात, किस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही? क्या परिवार वालों ने किसी के ऊपर कोई आरोप लगाए हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो इनकी पत्नी है वो भी रिटायर्ड अधिकारी हैं, इनकम टैक्स में अधिकारी थी, वो भी जो है कहीं ना कहीं रिटायर्ड हो चुकी थी। उनकी 2 लड़कियां हैं, तो वो जो पत्नी है, जो 2 लड़कियां हैं, वो इलाहाबाद में इस वक्त जो है अपने नानी के यहाँ पर अपने मायके में रह रही हैं। जो इनके परिवार में इनके भाई हैं, फिलहाल वो आए जरूर हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई भी आरोप उनके द्वारा नहीं लगाया गया है। जो उनकी बहन है, क्योंकि वो पहुंची थी, उनके द्वारा भी कोई आरोप नहीं लगाया गया, लेकिन ये पुलिस से जरूर कहा गया है, ये जानकारी जरूर की गई है कि अगर किसी भी तरीके की कोई घटना को अंजाम दिया गया तो उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था, कोई भी जो है आने या जाने का कोई ऐसा रास्ता नहीं था, तो ये पुलिस अभी फिलहाल पुलिस ये सोच रही है कि किसी तरीके की अगर कोई बीमारी होगी या किसी कारण जो है उनकी मौत हुई होगी, तो उस पे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद में जरूर ये खुलासा होगा कि ये आत्महत्या है या हत्या है। किस तरीके से जो आगे पुलिस पे कार्रवाई करेगी। बिल्कुल अवनीश, ये तो एक जरूरी बात आपने बताई, लेकिन एक खबर ये भी है जो कानपुर में इस वक्त बड़ा चर्चा का विषय बना है। कानपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही है कि पत्रकार जो है वो कह रहा है कि मैं बेगुनाह हूं, मैं उस लड़की को जानता तक नहीं हूं, और पुलिस वाला भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं निर्दोष है। आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है? किस तरीके की चीजें निकल करके सामने आ रही है? इस पर किस तरीके की चर्चा है? पुलिस की तरफ से कोई जानकारी निकल करके सामने आई है? देखिए, अभी अखंड जो चर्चाएं हैं, जो आप साफ तौर पर जो आप बता रहे हैं, इसी तरीके की चर्चा चल रही है, क्योंकि जो भी एक बाइट आई है उसमें साफ तौर पर जो है वो पत्रकार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसने कोई भी घटना को अंजाम नहीं दिया है, जबकि वहीं के जो इंस्पेक्टर है उन्होंने उसको फोन करके बुलाया था, और जिसके बाद में जो है वो जो दरोगा है उसके साथ में जो है उसकी बातचीत हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं आगे चल के एक बड़ा खुलासा भी जरूर हो सकता है, क्योंकि वो उसका साफ तौर पर कहना है कि अन्य कुछ लोग हैं उसके ही गांव के जो उसको फंसाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है उसके खिलाफ में साजिश रची जा रही है, उसका लड़की से कोई भी लेना देना नहीं है, और अगर वो गलत पाया जाता है तो उसको फांसी की सजा भी दे दी जाए। और वहीं जब अगर बात की जाती है कि क्या दरोगा ने इस कृत्य को किया है, तो वो ये भी कहता नजर आ रहा है कि नहीं, दरोगा भी निर्दोष है, उसने भी इस काम को नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर इस कार्य को नहीं किया गया है, आप पुलिसकर्मी हैं, आप फरार क्यों हैं? आप अपनी बात को रख सकते हैं सामने, आ करके अपनी बात बता सकते हैं, और
कोई अगर घटना की जाती है तो उसके साक्ष्य होते हैं, वहां पर आप साक्ष्य भी पेश कर सकते हैं। और उस क्योंकि लड़के का अगर लड़की के साथ मेरे हुआ तो उसका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में जरूर पता चलेगा कि किस तरीके से जो है उसके खिलाफ में कार्रवाई, उसके साथ में कोई घटना हुई है कि नहीं हुई घटना हुई है। लेकिन अगर आप घटना से भाग जाते हैं, घटना से फरार हो जाते हैं, घटना के दौरान आपकी मौजूदगी पाई जाती है और फिलहाल और उसके बाद आप नहीं मिलते हैं तो बिल्कुल सच जाता है और पुलिस जो है उस पर जांच जरूर करेगी। अखन हाँ बिल्कुल अवनीश, बिल्कुल सही सवाल है और बिल्कुल वाजिब सवाल है। जिस तरीके से आपने भी इस सवाल को रेज किया है कि आखिरकार अगर आप आरोपी नहीं है, आपने कोई गुनाह नहीं किया है, तो आखिरकार आप फरार क्यों है? सबसे बड़ी बात है क्योंकि पत्रकार है, वो पुलिस की गिरफ्त में है, आप फरार है, तो आपके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको फंसाया जा रहा है, आपने पूरा का पूरा इस तरीके कोई भी काम नहीं किया है, तो आपको सामने आना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए। लेकिन सवाल यही है ना कि आखिरकार आप वर्दी में हैं और आप हाकिम है और आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है जनता की रक्षा की, सुरक्षा की। यदि आपके ऊपर इस तरीके के गंभीर आरोप लगे, वो भी गैंगरेप जैसे आरोप, तो अपने आप में बड़े सवाल है कि आखिरकार इस तरीके की घटना और इस तरीके के आरोप आपके ऊपर लगे और उसके बाद जब आरोप लगे तो आपको अपनी बातों को सामने रखना चाहिए था, आना चाहिए था, और आप फरार हैं। दूसरी चीज, आपकी पोस्टिंग कहीं और थी और आप कहीं और थे। सवाल है, कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस का काम है जांच करना और जांच में सच को सामने लाना। लेकिन इतना जरूर है कि अगर जिसने भी ये गंभीर अपराध किया है उसको सच से सच सजा जरूर मिलनी चाहिए। अगर वो फरार है तो उनको पुलिस कहीं से भी खोज के लाए, अगर वो आरोपी है तो उनको सलाखों के पीछे जरूर डाला जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त जरूर कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अगर इस पर कुछ नया अपडेट आता है तो हमारे दर्शकों को जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब्दुल्ला हमारे साथ मुरादाबाद से बने हुए। अब्दुल्ला, कौन सी बड़ी खबर है मुरादाबाद से आज की? जी बिल्कुल अखंड सर, बताना चाहेंगे कि बड़ी तो नहीं है, बहुत अहम बड़ी खबर है जिसमें एसआईआर की लिस्ट जारी हो चुकी है। तो वहीं देखा जा रहा है 3,87,611 वोट कटे हैं। तो जिसमें बात कर लेते हैं विधानसभाओं की, 6 विधानसभाओं पर, 5 विधानसभा के 50,000 के लमसम वोट है। और बात करते हैं ठाकुर द्वारा की तो 43,561 वोट काटे गए हैं। मुरादाबाद देहात में 9,000 वोट काटे गए हैं। नगर में 1,11,000 वोट गए। कुलरगी में 41,000 के करीब वोट है और बिलारी में 49,000 वोट काटे गए हैं। टोटल 3,87,611 वोट काटे गए हैं। तो उसमें समाजवादी अपना बयान दे रही है कि वोट काटने से काफी असर पड़ेगा। ऐसा है कि देखा जाता था कि 6 सीटों पर मुरादाबाद की समाजवादी पार्टी का कब्जा रहता था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि 2 सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लेकिन ये देखना बेहद खास होगा कि समाजवादी जो दावा कर रही है कि 27 के चुनाव में कि इन वोटों को लेकर क्या समाजवादी पार्टी का जो 4 सीटों पर कब्जा है तो वो हाथ से जाता दिखाई देगा। नहीं अब्दुल्ला, सवाल ये है कि देखिए ठीक है, बिल्कुल वोट कटे हैं, अभी अभी मौका भी है, 1 महीने का वक्त है और आप 1 महीने में आपत्तियां दर्ज करा के अपने नाम को पुनः जुड़वा भी सकते हैं। अभी फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट नहीं है, एक ड्राफ्ट लिस्ट है, जो मतदाता सूची फाइनल नहीं है। अभी आप 1 महीने में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वोट इतने कटे हैं तो वो वोटर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? इस राजनीतिक दल सामने आकर के इस तरीके के बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? नुकसान किसका होगा, फायदा किसका होगा, ये अभी से तय कर लेना अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। कि क्या वोटर्स जाने जाते हैं, क्या जिनके वोट कटे हैं, क्या घर घर जाकर के समाजवादी पार्टी ने या घर घर जाके बीजेपी ने या घर घर जाके कांग्रेस ने पता लगाया क्या कि ये हमारे वोटरों के वोट कट गए? ऐसा तो सवाल है नहीं। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि सारी चीजें घटित तो जरूर होती है, इस तरीके के सवाल जरूर खड़े होते हैं, पर इतने बड़ी तादाद में 2,89,00,000 पूरे उत्तर प्रदेश में वोट काटे गए हैं, काटे नहीं गए बल्कि किसी न किसी वजह से वो नहीं आए, किसी ने अपना डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया, कोई मर चुका है, किसी का देहांत हो चुका है, कोई दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है, किसी ने अपने फॉर्म को नहीं फिल किया। ऐसे में सवाल ये बड़ा है कि आखिरकार राजनीतिक दलों को इस बात की जानकारी कहां से है कि उनके वोट काट दिए गए? जबकि सवाल तो ये बड़ा है कि जिन लोगों के वोट कटे वो सामने क्यों नहीं आ रहे? इतनी बड़ी संख्या में अगर लोगों को वोट कटे, मैं अकेले मुरादाबाद की बात कर लेता हूं, जैसा कि आपने बताया कि करीब 3.25 लाख वोट वहां पर कट गए। तो 3.25 लाख एक अच्छी खासी आबादी होती है, एक अच्छी खास अच्छा एक बहुत बड़ी संख्या होती है। तो क्या 3.25 लाख लोग क्या घर में बैठ गए हैं? क्या वो घरों से निकल नहीं रहे, उनका वोट कट गया है? जिस देश में छोटी सी चीज को लेकर के लोग सड़कों पर आ जाते हैं, क्या इतनी बड़ी चीज हो जाए कि उनका मतदाता क्रम संख्या होती है, मतदाता पहचान पत्र होता है, या उनका मतदान का हक छीन लिया जाता है, वो आराम से घरों में बैठ जाएंगे? क्या ये संभव है? नहीं, बिल्कुल यही देखना सर बिल्कुल खास है कि समाजवादी पार्टी कैसे दावा कर रही है कि इन 4 सीटों पे हार दर्ज कर सकती है। ये तो अभी क्लियर ही नहीं है, 27 का चुनाव अभी काफी दूर है। तो बात अगर कर लेते हैं, देखिए अभी उपचुनाव हुआ था
जिसमें कुंडकी से 9,000 के लमसम वोट कटे हैं। तो वहां पे तो ठाकुर रामवीर सिंह ने 1 लाख कुछ वोटों से जीत दर्ज की थी। तो 9,000 वोट कटने से क्या कुछ असर पड़ता दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये जो विपक्ष की तरफ से दावा करा जा रहा है तो उसको देखना होगा कि क्या असर पड़ता है। हाँ बिल्कुल, ये तो अपने अपने दावे हैं, अपने अपनी बातें हैं, और अपने अपने आप को खुश करना या अपनी बातों को तर्क के साथ सिद्ध करना ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन अब्दुल्ला, इतना जरूर है जो समझ में आ रहा है, जो जनता भी समझती है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर लोगों के अगर वोट कटे हैं और लोगों को दर्द है, परेशानी है, उनके वोट कटे हैं, तो वो सामने नहीं आ रहे। उनकी जगह पर ये राजनीतिक दल सामने आ रहे हैं और इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल राजनीति है, उसका काम है राजनीति, हर एक मसले पर राजनीति करना। इस मसले पर भी राजनीति हो रही है। वोटर्स जिनके नाम कटे उनको भी सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए कि चुनाव आयोग ने उनके नाम काट दिए हैं। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। ये ड्राफ्ट मतदाता सूची है, फाइनल सूची नहीं है। 6 मार्च को फाइनल सूची प्रकाशित की जाएगी। उसमें कितनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम कटते हैं ये देखने वाली बात होगी। कितने लोग अभी फिर आकर के अपने फॉर्म जमा करते हैं, जो छूट चुके हैं उनके नाम फिर से दर्ज किए जाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अब्दुल्ला, इस तमाम जानकारी के लिए। अनिल हमारे साथ बने हुए संभल से। अनिल, कौन सी बड़ी खबर है संभल से आज की? लेकिन अगर संभल की बात करें तो आपको बता दें कि जो एसडीएम है और जो तहसीलदार है देवेंद्र प्रताप, उन्होंने जो संभल के चौधरी सराय में स्थित दादा मियाँ की मजार है और वहीं पर मस्जिद है, वहां का दौरा किया था और वहां पर जाकर पैमाइश की थी और कहा था कि उसको तोड़ने के निर्देश तो नहीं दिए थे, लेकिन उनको सबूत, जो पुख्ता सबूत हैं वो प्रशासन ने मांगे थे और 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। वहीं उसको लेकर जो सपा विधायक है नवाब इकबाल महमूद, उनका बयान आता है और उन्होंने इस कार्रवाई को गलत बताया। तो वहीं प्रशासन अपने बैकफुट पर आया और उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर साप्ताहिक बाजार लगती है बृहस्पतिवार को, और जो मस्जिद है और जो मजार है वो नहीं तोड़ी जाएगी और बाजार भी लगातार ऐसे ही लगती रहेगी। अखंड नहीं, आखिरकार क्या, देखिए साप्ताहिक बाजार, आखिरकार कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रशासनिक अमला कोई फैसला लेता है बहुत जल्दबाजी में लेता है क्या? अगर आपको बैकफुट पे आना है तो ऐसे फैसले लेने की जरूरत क्या है कि आपको बैकफुट पे आना पड़े? क्यों नहीं आप सोच समझ के कोई फैसला लेते हैं जिससे किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन की स्थिति पैदा ना हो? अगर आपको ये कोई फैसला लेना है तो उस पर विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए कि उस अगर हम ये कोई एक्शन लेने जा रहे हैं तो इस एक्शन का रिएक्शन क्या हो सकता है, हमको वापस तो नहीं करना पड़ेगा। आखिरकार प्रशासनिक अमले क्या कोई जब फैसला लेते हैं तो क्या उसमें कुछ बिना सोचे समझे कोई फैसला लेते हैं क्या कि फिर बाद में उसको पलटना पड़ जाए? लेकिन प्रशासन ने कुछ न कुछ सोचकर ये फैसला लिया है और कहा है कि जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी, लेकिन जो बाजार है वो साप्ताहिक वो ऐसे ही लगती रहेगी, क्योंकि जो वहां के स्थानीय निवासी है उनके द्वारा बताया गया था कि ये सैकड़ों सालों पुरानी जो दादा मियाँ की मजार है। अखंड नहीं बिल्कुल, देखिए अगर कुछ भी हो, जो चीजें हैं, चाहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासनिक अमला लगातार एक्टिव है और लगातार कार्रवाई भी कर रहा है, बिल्कुल सही भी है कि लगातार अवैध अतिक्रमण की एक बहुत बड़ी समस्या पूरे देश में है। ये केवल उत्तर प्रदेश की और संभल की समस्या नहीं है, बल्कि समूचे देश की है कि अवैध अतिक्रमण की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सरकारी जमीनों पर, ग्राम समाज की जमीनों पर, नदी तालाब नालों पर जिस तरीके से अवैध कब्जा हो चुका है, अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या और सवाल है कि आखिरकार जो प्रशासन मुस्तैद रहना चाहिए था, अपनी जमीन को उनको बचा के रखना चाहिए था, आखिरकार वो कहाँ इतने वर्षों तक सोया रहता है, किस तरीके से उनकी जमीनों पर अवैध कब्जा हो जाता है और उनको पता तक नहीं चलता। लेकिन जब इस तरीके की सारी चीजें हो जाती है तो कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन इतना जरूर है, ये इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि आज का प्रशासन जो है वो एक्टिव प्रशासन है, वो देख रहा है, वो ढूंढ रहा है, पता कर रहा है कि कौन से ऐसे अवैध कब्जेदार हैं जिन्होंने अवैध रूप से सरकारी जमीन पर या नाले पर या कब्रिस्तान पर कब्जा कर रखा है। लेकिन कुछ लोगों की भी जिम्मेदारी थी, जो इसके पूर्व के अधिकारी थे उनकी भी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को कितना अच्छे से निभाया है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आज जिन जगहों पर जो सरकारी जमीनें थी, नाले थे, कब्रिस्तान थे, वहां पर इतना बड़े दायरे में कब्जा किया जा चुका है और आज प्रशासन को खाली कराने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ना सिर्फ कोर्ट से आदेश लेना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। एक सवाल ये है अनिल कि आखिरकार देखिए इतने बड़े पैमाने पर संभल में लगातार कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं और जिस तरीके से जो धार्मिक और ऐतिहासिक खोज की जा रही है संभल में, उसमें क्या नया अपडेट है, क्या कोई नई चीज है? क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बोला था और बताया था कि संभल में एक ऐसी खोई हुई विरासतें हैं, हम उसको निकाल रहे हैं, खोज करके निकाल रहे हैं,
तो क्या कोई नया अपडेट भी संभल में, क्योंकि लगातार इस तरीके की कार्रवाई संभल में चल रही है? देखिए अगर नई ऐतिहासिक चीज को लेकर अगर बात करें तो जो चतुर्भुज कूप था और जो यहाँ पर चाकी का पाठ है और काफी सारी जगह ऐतिहासिक कहती है जिनका पुनर्जीव जो है प्रशासन द्वारा किया गया है और उनको उन धरोहरों को सहेजा गया है प्रशासन के जरिए उनको उन पर, और जो चौराहे हैं और जो खास खास जगह हैं उसका भी सौंदर्यीकरण प्रशासन द्वारा जिलाधिकारी संबल राजन तैती द्वारा किया गया है। अखंड हाँ बिल्कुल अनिल, देखिए किस तरीके से अधिकारी काम करते हैं और अनिल बता भी रहे हैं कि उसका असर कितना ज्यादा होता है, तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो धरोहरें, जो ऐतिहासिक स्थल कहीं ना कहीं जमींदोज हो गए थे, जिनको कवर कर दिया गया था, ढक दिया गया था, उसका जीर्णोद्धार इस वक्त कहीं ना कहीं जो जिलाधिकारी हैं उनके अध्यक्षता कहे या उनके कहे कि उनके निर्देशों पर जिस तरीके से काम चल रहा है, और वहां के जो कप्तान है वो भी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करना, लॉ एंड ऑर्डर पर काम करना अपने आप में बड़ी बात है, वो भी संभल जैसे इलाके में जहां पर एक दंगा होते होते इन दोनों लोगों ने बचाया और कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। और किस तरीके से एक पूरे जिले को दंगे की आग में, ये केवल संभल तक ही सीमित नहीं होता बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसका असर देखने को मिलता है, लेकिन इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और बड़ी ही शालीनता के साथ वहां पर लगातार इस चीज को करते हुए चले आ रहे हैं, और अपने आप में दर्शाता है कि अगर अधिकारी काम करना चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं आप अनिल? जी अखंड मैं बताना चाहूंगा कि अवैध कब्जों के मामले में ही जो धीरेन्द्र प्रताप हैं तहसीलदार, वो सिरसी पहुंचते हैं और वहां पर शिकायत के आधार पर वहां पहुंचते हैं और 16 मकान ऐसे थे शिकायत जिनकी मिली थी अवैध कब्जों को लेकर। वहीं उन्होंने 8 मकानों को चिन्हित किया और उनको 15 दिन का नोटिस दिया है और कहा है कि जो तुम्हारी पुख्ता साक्ष्य हो वो प्रशासन को सौंपे, उसके बाद ही विधिक कार्रवाई जो आगे की वो की जाएगी। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि कम से कम नोटिस के बाद उनको कम से कम कुछ समय देना चाहिए, अपने जो जरूरी कागजात हैं उनको आपको दिखाना होगा, तो ऐसा समय प्रशासन की तरफ से मिलना अपने आप में बात है और लोगों को न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान प्रशासन को रखना होगा। और अगर किसी ने गलत किया है तो उस बात को भी उसको ध्यान में रखना होगा कि अगर आगे उसने कोई गलती की या इनके द्वारा ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के द्वारा गलती की तो प्रशासनिक अमला इस तरीके से आपके ऊपर भी कार्रवाई कर सकता है। जी अखंड एक खबर चली थी और वो पूरे देश में ही चल रही है, जो कि तुर्कमान गेट पर अवैध गलत हिंसात्मक वीडियो वायरल जारी किए जाते हैं और वहां पर बड़े स्तर पर हिंसा होती है। उसका असर कहीं ना कहीं जनपद संभल में भी देखने को मिला है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और आज शाही जामा मस्जिद पर जुम्मे की नमाज होनी है और पूरे जनपद संभल में अलर्ट करा गया है, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी और आरआरएफ की और पीएसए की टुकड़ियां आसपास में तैनात की गई हैं। इस समय यहाँ पर पूरे संभल को छावनी में तब्दील किया गया अखंड। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आज जुमे की नमाज है और हर शुक्रवार को ये जुमे की नमाज होती है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला लगातार, और जब से दंगा हुआ है संभल में उसके बाद कानून उस पर काबू पाया प्रशासन ने, उसके लगातार इस तरीके की नजरों पर, जैसे अनिल भी लगातार दिखाते चले आए कि किस तरीके से प्रशासन कड़ी नजर रखता है और उन लोगों के ऊपर जो भी इस तरीके की कोई गलत कदम उठाने के, कोई गलत काम करने के चक्कर में लगते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से प्रशासनिक अमला एक्टिव है और इसीलिए पूरी संभल में फोर्स तैनात है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। कोई अपडेट आता है तो जरूर हमारे दर्शकों को बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी। कुछ कहना चाह रहे हैं अखंड? जी अखंड एक खबर और देना चाहेंगे अपने दर्शकों को, बताना चाहेंगे जो संभल फाइल्स के निर्माता और डायरेक्टर हैं अमित जानी, उनका कल संभल दौरा होता है और IBC 24 की उनसे खास बातचीत होती है। उस खास बातचीत में उनसे 2-4 सवालात हमने किए और उसमें हमने पूछा कि जो नवाब इकबाल विधायक हैं वो इस चीज से जो बुलडोजर एक्शन था और जगह जगह जो अवैध कब्जों को लेकर प्रशासन वो उनकी पैमाइश कर रहा है, और ये मस्जिद और मजार को लेकर जब ये सवाल हमने उनसे कहा तो वो सीधे साफ तौर पर बोले कि यह जो मकान है और जो भी चीजें हैं यह अब तो नहीं बनी है, यह तो जो पुराना शासनकाल रहा है, जो सपा का शासनकाल रहा है, बसपा का रहा, कांग्रेस रहा है, उस दौर में ये सब चीजें बनी है। अवैध कब्जों को इनके द्वारा घेरा गया है। ये क्या नवाब इकबाल इस चीज को क्यों नहीं कहते अखंड? बिल्कुल अनिल, देखिए कहीं ना कहीं संभल वो जो भी जो डायरेक्टर है और अमित जानी का एक अपना अलग ही
इतिहास है। और अमित जानी अपने आप में एक अलग तरीके से, उनकी एक अलग पहचान भी है। अमित जानी जाने जाते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, और शायद उत्तर प्रदेश में अमित जानी को शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा। लेकिन इतना जरूर है कि सवाल उनके भी कहीं ना कहीं अपने आप में वाजिब है, और जो सवाल वो उठा रहे हैं वो अलग है। फिलहाल राजनीति का मामला है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से अपने तरीके से चीजों को पेश करता है, वो अपनी बातों को बताने का या अपने तर्कों से उसको सिद्ध करने का प्रयास करता है। पर ये सारा काम प्रशासन का है कि जो भी लोग अवैध तरीके से, इस तरीके से अवैध, जिन्होंने अपने मकानों को बनाया है, दुकानों को बनाया है, अवैध कब्जा किया, उनके खिलाफ प्रशासनिक हमला कार्रवाई करे। आज नहीं कल करे, कल नहीं परसों करे। हमने देखा है राजधानी लखनऊ में भी किस तरीके से अकबर नगर को जमींदोज किया गया, कोर्ट से जाकर के उन कोर्ट से परमिशन लेने के बाद किया गया। तो तमाम इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। लेकिन इसका मैसेज ये है, जो सीधा मैसेज है कि कोई भी सरकार आपके अवैध जो भी आपके निर्माण होंगे उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए किसी भी अवैध जमीन पर अवैध कब्जा करके कोई भी निर्माण ना करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो प्रशासन आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो ठंड है वो इस वक्त लोगों को परेशान कर रही है, और सबसे बड़ी बात है कि मथुरा में ओले गिरे हैं, गाजियाबाद और नोएडा में बूंदाबांदी हो रही है, और वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी अपने आप में पूरा का पूरा ठंड से कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर चुका है, और वहां का पारा करीब 4.5 डिग्री तक पहुंचा। तो अपने आप में सबसे ज्यादा अगर ठंड पड़ी तो वाराणसी में ठंड पड़ी, लेकिन अभी भी राहत लोगों को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल कुछ दिन और करना होगा लोगों को इंतजार, और कहीं ना कहीं अगर मथुरा में जिस तरीके से ओले गिरे हैं, गाजियाबाद और नोएडा में बूंदाबांदी हो रही है, लोगों को थोड़ी बहुत और परेशानी झेलनी पड़ेगी। कुछ दिन ठंड और आपको परेशान करेगी, और हो सकता है इस ठंड से आपको दिक्कतें भी हों। लेकिन अगर आपको इस ठंड से बचना है तो आपको उस तमाम प्रभावी कदम उठाने होंगे, जो भी जरूरत की चीजें होंगी, चाहे आपको अपने आप को पूरी तरीके से कवर करना हो, और विशेषकर आपको बच्चे और बुजुर्गों को बचाना होगा, उनके ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। एक और खबर आपको बता दें कि लखनऊ धर्मांतरण, केजीएमयू धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्शन लिया है, और इस बड़े एक्शन के बाद जो फरार है, जो आरोपी डॉक्टर, उसको निष्कासित कर दिया गया है, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि अभी भी जो आरोपी डॉक्टर है वो फरार चल रहा है, उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। उसके 3 घरों पर, लखनऊ, पीलीभीत और उत्तराखंड के जो मकान है, वहां पर कुर्की की नोटिस चस्पा की गई है, लेकिन अभी तक आरोपी डॉक्टर का कोई भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है, टीमें उसने लगा दी हैं, और कुर्की की कार्रवाई के लिए भी नोटिस चस्पा कर दी है। आज के केजीएमयू में जो महिला आयोग की उपाध्यक्ष है अपर्णा यादव, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, और आज क्या कुछ अपडेट आता है हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि केजीएमयू लव जिहाद धर्मांतरण बड़ी कार्रवाई आदर्श हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित आदर्श, आवाज आ रही है आपको? अगर ये आवाज आ रही है, क्योंकि हमारे साथ मंत्री भी हैं, यहाँ पर कंबल वितरण का कार्यक्रम कर रहे थे कि हम लेट हो चुके हैं अभी। क्योंकि मंत्री जी निकल चुके, मंत्री जी यहाँ पर बाइट लेनी थी। अभी यहाँ पर मंत्री जी क्योंकि यह कार्यक्रम लगा हुआ था कंबल वितरण को लेकर, तो यहाँ पर जो कंबल का वितरण चल रहा था, और यहाँ पर जो है कंबल को वितरण को लेकर यहाँ कई लोगों को कंबल का वितरण किया गया। माननीय आबकारी मंत्री अग्रवाल जी यहाँ पर मौके पर थे, इन्होंने कंबल को यहाँ पर वितरण किया। हम आपको वहाँ पर दिखाना चाहेंगे जहाँ पर कंबल का वितरण हुआ है। देखिए ये सब महिलाएं खड़ी है, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखला रहे हैं। यहाँ इन सबको आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? भैया वो काम है सतन भैया, सर भैया आप कहाँ से आए हैं सर बताएं? किस लिए आप आए हैं? कंबल लेने के लिए। कंबल कौन वितरण कर रहा था? चैनल लाइव चल रहा है हमारा। किस लिए आए हो? कंबल मिली पहले ले आए जी भैया, इसको अगर नहीं थोड़ा आपको लाइव तस्वीर देखिए, हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहाँ पर कंबल वितरण हुआ है। आइए देखिए, कहीं हम वहाँ पर पहुंच रहे हैं मौके पर जहाँ पर कंबल आबकारी मंत्री के द्वारा यहाँ पर कंबल वितरण किया गया है। हम आपको लाइव तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं जी। देखिए
देखिए यहाँ पर ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये कंबल वितरण चल रहा है। भाई साहब यहाँ पर क्या कार्यक्रम चल रहा है? कम्बल किनको कम्बल दिया जा रहा है? किनको कम्बल दिया जा रहा है? गरीबों को लिए। तो यहाँ पर जो लाइव तस्वीरें मुझे चैनल देखिए यहाँ पर अभी काफी भारी मात्रा भीड़ लगी है। हम आपको चैनल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। चैनल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे यहाँ पर ये जितनी भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर सीएम लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कंबल वितरण, यहाँ पर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी आए थे। यहाँ पर कंबल का वितरण किया गया था। और देख सकते हैं आप ये पब्लिक बैठी कंबल वितरण को लेकर। और इसलिए ये देखिए इसमें कंबल आई सर। देखिए सर डीएम साहब हमको लाइव लेंगे हमारे सामने डीएम सर पहले से नशा की बहुत शुभकामनाएं। सर यहाँ पर क्या कार्यक्रम चल रहा था सर? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शीतलहर से बचाव हेतु आपदा एवं कृषि विभाग द्वारा प्रति वर्ष कंबल वितरण होता है, की स्थापना होती है, अलाव जलाए जाते हैं। तो उसी क्रम में क्योंकि शीतलहर चरम पर है और इस समय ठंड बहुत ज्यादा है, तो तहसील सदर क्षेत्र के सभी जो लाभार्थी हैं उनको बुला करके कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 1000 लोगों को आज कार्यक्रम किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी की उपस्थिति ये कार्यक्रम हुआ है और लगातार कार्यक्रम किया जा रहा है। अगर यहाँ सर एसडीएम सर लाइन पर बहुत अच्छे एसडीएम सर यहाँ पर है, क्योंकि सर एक आप सवाल कर सकते हैं सर। मुझे सुनाई पड़ना चाहिए। को लेकर के कंबल को लेकर के इस तरीके की व्यवस्था की गई है आप और इस तरीके से पूरा का पूरा कार्यक्रम किया गया। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लोगों को ठंड से बचाने के लिए तमाम इंतजाम करने के किए हैं। और आप लोग भी इस क्रम में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग लगातार इसको लेकर के काम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे रन बसेरों की बात की जाए, अलाव की बात की जाए, कंबल वितरण की बात की जाए। हरदोई को आप कहां पर देखते हैं सर? शासन की प्राथमिकताओं पर शासन के द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में हरदोई हमेशा से अग्रणी रहा है। और हरदोई की सभी तहसीलें इस संदर्भ में, चाहे वो बाढ़ रही हो, चाहे वो देवी आपदा की कोई घटना रही हो, चाहे वो किसी तालाब में किसी संदर्भ से कोई मृत्यु रही हो, किसी जानवर की इवन या किसी व्यक्ति की, तो उन परिस्थितियों में और शीतलहर से बचाव के संबंध में हमेशा से हम लोग बहुत बेहतर काम करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। प्रयास यही है कि शीतलहर से कोई भी व्यक्ति जो जेन्युइन है प्रभावित न रहने पाए, कोई भी व्यक्ति खुली सड़क पर सोते न रहना पाए। हमारे सरगर्म बसेरे हमारे लगातार एक्टिव रहें, शीतलहर से बचने के लिए अलाव की प्रॉपर तुरंत व्यवस्था रहे। और उसी क्रम में आज कंबल वितरण समारोह भी किया जा रहा है। ग्रामीण जो निवासी हमारे हैं, जहाँ अलाव की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वहाँ उनको कंबल वितरण करके शीतलहर से बचाव की बची जा सकती है। धन्यवाद हमारे साथ आपका। और आपने बताया कि किस तरीके तो आदर्श आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस पर स्टोरी करिएगा, जो भी होगा फिर बताइएगा हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए। आज तक आने वाली ठंड ने कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रखा। और साफ तौर पर हरदोई से आदर्श भी दिखा रहे थे कि किस तरीके से कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। और जो मंत्री हैं उन्होंने कंबल वितरण के किया है और साथ ही साथ वहां पर एसडीएम भी मौजूद थे। तो सबसे बड़ी बात है कि ठंड से बचने के लिए तमाम उपाय के लिए खुद मुख्यमंत्री संजीदा है, रैन बसेरों का भी निरीक्षण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद जाकर के हर चीज और अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति तक, हर एक गरीब तक वो तमाम सुविधाएं पहुंचनी चाहिए जो उसकी जो जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं हाड़ कपाने वाली ठंड लोगों को परेशान कर रही है, मजबूर कर रही है। और जैसा कि एसडीएम हरदोई ने बताया कि जिन लोगों तक अलाव की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वहां पर उनको भी कंबल मुहैया हो सके, इसलिए इस तरीके के कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो साफ तौर पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुहिम है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अधिकारी फील्ड पर हैं, मंत्री भी हैं और कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जो भी जरूरी उपाय हैं, जो भी कदम है वो उठाए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।